क्या आप लोगों को जेट एयरवेज याद है? वो एयरलाइंस जो एक टाइम पे एयर इंडिया को कंपटीशन दे रही थी, अचानक से 2019 के अंदर उसका ऑपरेशन सीज क्यों कर दिया गया? क्योंकि उसे बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। उसके जो क्रेडिटर्स थे, दे टुक दिस जेट एयरवेज टू बैंकरप्सी कोर्ट और उन्होंने ये कहा दैट दे ओ अराउंड 180 बिलियन रुपीस, जो कि उस समय इस एयरलाइंस के पास नहीं था और इसीलिए इसे बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया। अब जो क्रेडिटर्स हैं उनका ये कहना है दैट जेट एयरवेज नीड 10 बिलियन रुपीज़ टू अगेन स्टार्ट इट्स ऑपरेशन, और जब तक उतना पैसा इकट्ठा नहीं हो जाता तब तक हम इसका ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन रिसेंटली सुनने में ये आया है कि जो जेट एयरवेज है अब उसे वापस से उसका ऑपरेशन स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि उसको नए ओनर्स मिल गए हैं, इतना पैसा आ गया है। आज ही हमारे वीडियो में हम जेट एयरवेज की जो क्राइसिस है उसके बारे में समझेंगे, साथ साथ ये भी समझेंगे कि इंडिया में अगर आपको एयरलाइंस का बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करनी पड़ती हैं। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि जेट एयरवेज जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई और इसका डाउनफॉल कैसे हुआ। जेट एयरवेज जो है ये एक इंडियन एयरलाइन है विच वॉज बेस्ड इन दिल्ली एनसीआर, जिसका जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सेंटर है वो मुंबई के अंदर था। इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था अप्रैल 1992 के अंदर एज आ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी क्या होती है। ये एक यूएस स्पेसिफिक फॉर्म होता है ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो इट इज़ अ बिजनेस स्ट्रक्चर दैट कैन कंबाइन द पास थ्रू टैक्सेशन ऑफ अ पार्टनरशिप, या फिर जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है कंपनी की विद द लाइबिलिटी ऑफ अ कॉरपोरेशन। तो ये जो एयरलाइंस है इसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया फाइनली 1993 के अंदर एज एन एयर टैक्सी ऑपरेटर। एयर टैक्सी यानी एक छोटा कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट जो कि शॉर्ट फ्लाइट्स के लिए जो काम करता है, ऑन डिमांड काम करेगा कि इतने डिस्टेंस के लिए डिमांड है तो उसके लिए ये फ़्लाइट चल रही थी। तो इसे इनकॉर्पोरेट तो कर लिया गया था 1992 के अंदर, लेकिन इसने अपने ऑपरेशंस जो है 1993 में स्टार्ट किए थे एज एयर टैक्सी, जो कि एक स्मॉल कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट होता है विच मेक्स शॉर्ट फ्लाइट्स ऑन डिमांड। और फाइनली 1995 के अंदर इसने अपना फुल फ्लेज ऑपरेशन स्टार्ट किया with international flights added in 2004. This airline went public in 2005 and in 2007 इसने acquire कर लिया Air Sahara को. So Jet Airways acquired Air Sahara for 14.5 billion, और ये जो पूरी डील थी ये ऑल कैश डील थी। और अप्रैल 2007 के अंदर एयर सहारा को रीनेम कर दिया गया था एज जेट लाइट, विच वॉज मार्क्ड बिटवीन अ लो कॉस्ट कैरियर एंड अ फुल सर्विस एयरलाइन। और 2008 के अंदर जेट लाइट बिकेम अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ जेट एयरवेज, एंड जेट एयरवेज अनाउंस्ड इट्स प्लान टू इंटीग्रेट जेट लाइट इनटू जेट एयरवेज। विस्तारा से पहले जेट एयरवेज वॉज द ओनली फुल सर्विस एयरलाइन बेस्ड इन इंडिया अपार्ट फ्रॉम एयर इंडिया, एंड इट ग्रू to be one of the largest airlines in India with a 21.2% passenger market share in February 2016, जहाँ पे it operated over 300 flights daily to 74 destinations worldwide. इस एयरलाइंस के जो मेन कॉम्पिटिटर्स थे वो थे स्पाइस जेट और इंडिगो, लेकिन क्योंकि स्पाइस जेट और इंडिगो ने अपने जो टिकट फेयर्स हैं उन्हें काफ़ी कम कर दिया था, इसी वजह से जेट एयरवेज वॉज फोर्स्ड टू डू द सेम, और इसी की वजह से उसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी अफेक्ट हो रही थी, विच रिजल्टेड इन स्टीव फाइनेंशियल लॉसेस। और इसी वजह से जेट एयरवेज जो है इट ड्रॉप टू सेकेंड प्लेस बिहाइंड इंडिगो इन अक्टूबर 2017 विद अ पैसेंजर मार्केट शेयर ऑफ 17.8%। और ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड है वो कंटिन्यू करता गया विच रिजल्टेड इन बैंक्रप्सी इन 2019, और फाइनली इस एयरवेज ने अपना ऑपरेशन सीज कर दिया अप्रैल 2019 के अंदर। अब हम समझेंगे कि ये बैंक्रप्सी आखिर हुई क्यों उन्हें कहीं से भी पैसे नहीं मिले, लोन नहीं मिले, इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा क्यों नहीं डाला। नवंबर 2018 के अंदर जेट एयरवेज रिपोर्टेड टू हैव अ नेगेटिव फाइनेंशियल आउटलुक ड्यू टू इंक्रीजिंग लॉसेस, और मार्च 2019 के अंदर नियरली अ फोर्थ ऑफ जेट एयरवेज एयरक्राफ्ट वर ग्राउंडेड ड्यू टू अनपेड लीज रेट्स। और फाइनली मार्च 2019 के अंदर मिस्टर नरेश गोयल और उनकी वाइफ अनीता गोयल ने स्टेप डाउन किया था फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
अप्रैल के अंदर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भी जो फ्यूल की सप्लाई थी वो रोक दी थी। उनका ये कहना था कि जो ड्यूज़ हैं वो पेमेंट नहीं हुआ है एंड बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने फ्यूल की सप्लाई रोक दी है। और इसी सब के चलते 17 अप्रैल को एयरलाइन ने सस्पेंड कर दिया था सारी फ़्लाइट्स का ऑपरेशन ड्यू टू लेंडर्स रिजेक्टिंग 4 billion of emergency funding and its membership in the इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वो भी सस्पेंड कर दी गई थी, उसकी मेंबरशिप भी सस्पेंड कर दी गई थी। और जब 17 जून तक जो है किसी ने भी उनके ऑफ़र्स को एक्सेप्ट नहीं किया था, जैसे एतिहाद एयरवेज़, हिंदुजा ग्रुप, यहाँ पे ऑफ़र किया गया था बट उनका ऑफ़र जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया था, विच रिजल्टेड इन फाइलिंग फॉर बैंक्रप्सी टू नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल विद अ डेट ऑफ $1.2 बिलियन। लेकिन 2020 के अंदर एनसो ग्रुप ने कोशिश की थी कि वो इस एयरलाइन को बचा सकें विद रशियन फार ईस्ट डेवलपमेंट फंड एंड पार्टिसिपेटेड इन टॉक्स फॉर बाइंग कंट्रोलिंग स्टेक इन इट फ्रॉम इट्स कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। लेकिन ये जो सारी कोशिश है ये कुछ भी काम नहीं कर पाई और वो बात वहीं की वहीं रह गई। लेकिन अब ये कोशिश वापस की जा रही है कि कैसे हम जेट एयरवेज़ को रिवाइव कर सकें, वापस से स्टार्ट कर सकें। और अगर ये स्टार्ट हो जाती है तो ये हिस्ट्री के अंदर पहली एयरलाइंस होगी इंडिया के अंदर जो एक बार जिसका ऑपरेशन एक बार बंद हो गया था और उसे वापस से स्टार्ट किया गया है। बट ये स्टार्ट होगी कैसे, कौन खरीद रहा है जेट एयरवेज़ को? सो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट जेट एयरवेज़ विल रिज्यूम फ्लाइट्स इन 2023 आफ्टर इट्स क्रेडिटर्स अप्रूव्ड अ बिड from entrepreneur Murari Lal Jahan and asset management firm Carlock, which is part of the Fristic Group. ये जो इन्वेस्टमेंट ग्रुप है इट वॉज फाउंडेड बाय सीरियल रियल एस्टेट एंड टेक एंटरप्रेन्योर फ्लोरियन फ्रिस्टिक। The National Company Law Tribunal has allowed the transfer of ownership of Jet Airways to winning bidder Jalan Carlock Consortium। और ये जो ऑर्डर है इट वॉज प्रोनाउंस्ड बाय द मुंबई बेंच ऑफ द ट्राइब्यूनल। और इस कंसोर्टियम को 6 महीने मिलेंगे टू मेक पेमेंट्स टू दी लेंडर्स। अभी तक अगर हम पेमेंट देखें सो द जलान कार्लॉक कंसोर्टियम हैज़ डिपॉजिट बैंक guarantees worth 150 crore with the lenders, and as per the resolution plan the consortium has to make cash payments of 185 crore to financial creditors within 180 days. The consortium had also proposed a total cash infusion of 1,375 crore, including 475 crore for payment to stakeholders, and the remaining 900 crore was to be infused for capital expenditure and working capital requirements. At 380 crore, the lenders took a steep haircut on their admitted claims of over 7,807 crore under the approved resolution plan. अब ये जो कंसोर्टियम है जो इस एयरलाइंस को इतना पैसा दे रहा है ताकि वो इसे वापस से स्टार्ट कर सकें, रीस्टार्ट कर सकें, इट कंप्राइजेज ऑफ यूएई बेस्ड नॉन रेजिडेंट इंडियन मुरारी लाल जहां who will hold shares in Jet Airways in his personal capacity, and Florian Fritsch, who will hold shares through his investment holding company Calrock Capital Partners Limited, Cayman. So Jet Airways का ये जो relaunch है it was much awaited ever since it received the air operator certificate from the DGCA which happened in last May. तो ये तो हो गई जेट एयरवेज़ की पूरी क्राइसिस के बाद कि कैसे वो बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गए और अब कैसे उसे हम वापस से रीलॉन्च करने वाले हैं। लेकिन अगर इंडिया के अंदर हमें एयरलाइंस का बिज़नेस स्टार्ट करना है तो हमें क्या क्या चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट्स जो है फुलफ़िल करनी पड़ेंगी, उसी के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे की रेगुलेटरी बॉडीज़ गवर्निंग दिस सेक्टर, जिसके अंदर सबसे पहली आती है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ये जो मिनिस्ट्री है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल फॉर्मुलेशन ऑफ लेजिस्लेशंस, नेशनल पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द एविएशन सेक्टर। और ये जो मिनिस्ट्री है इसके पास कंट्रोल होता है बाकी सारी बॉडीज़ का जो कि सिविल एविएशन से रिलेटेड हैं, जिसमें से एक है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जिसे हम DGCA के नाम से जानते हैं। DGCA जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है विच प्राइमरीली डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज विद इन और फ्रॉम इंडिया। This also grants permits for registration for civil aircrafts, grants licensing of pilots,
aircraft maintenance and other engineers licenses of air traffic controllers and prescribes standards of airworthiness। इसके बाद जो है वो है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ये भी एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लेइंग डाउन standards and measures for ensuring security of civil flights at both domestic and international levels. It is also responsible for implementation of security rules and training of security control personnel। इसके बाद है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है विच कंडक्ट्स इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स एंड टू ऑल्सो फॉर्मुलेट preventive measures। Next is Aircraft Economic Regulatory Authority of India। इसे सेटअप किया गया था टू रेगुलेट ट्रैफिक फॉर एरोनॉटिकल सर्विसेज, डिटरमाइन डेवलपमेंट फीस एंड अदर एयरपोर्ट चार्जेस एज वेल एज मॉनिटर द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ एयरपोर्ट्स। लास्ट इज द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिज़ाइन, ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया। It is also responsible for passenger facilities and maintenance of runway, taxiway, aprons, etc. ये तो हो गई वो सारी अथॉरिटीज़ जो एयरपोर्ट रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं, वहाँ भी जो भी इश्यूज़ हैं उन्हें कैसे डील करता है, वो सब कुछ ये सारी अथॉरिटीज़ डील करती हैं। अब हम समझेंगे उन लॉज के बारे में, उन स्टैट्यूट्स के बारे में जो एविएशन सेक्टर के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहला लॉ तो है एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 एंड द एयरक्राफ्ट रूल्स 1937। देन वी हैव एयरक्राफ्ट कैरेज एंड डेंजरस गुड्स रूल्स 2003, सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट कैरेज बाय एयर एक्ट 1972, Anti-Hijacking Act 1982, the Suspension of Unlawful Acts Against Safety of Civil Aviation Act 1982, the Tokyo Convention Act 1975 and the Airport Economic Regulatory Authority of India Act 2008। ये तो हो गए वो सारे एक्ट्स, वो सारे स्टैट्यूट्स जो कि इससे रिलेटेड जो भी इशू आते हैं उनको डील करते हैं। अब जब भी आप एयरलाइन का बिज़नेस स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट करने से पहले कुछ रजिस्ट्रेशंस होते हैं जो आपको लेने कंपलसरी होते हैं। अब आप कैसी एयरलाइन स्टार्ट करने वाले हो, किस पर्पस के लिए स्टार्ट करने वाले हो, वो सब इसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि कौन सा रजिस्ट्रेशन आपको लेना है, कौन सा नहीं लेना है। कुछ इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशंस जो हैं फॉर द कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशंस रिलेटेड टू शेड्यूल्ड, नॉन शेड्यूल्ड एंड कार्गो एयरलाइंस, फॉर एयरक्राफ्ट, फॉर पर्सनल एंड फॉर एयरवर्दीनेस। सबसे पहले हम बात करेंगे शेड्यूल्ड एयर सर्विसेज की। ये वही सर्विसेज हैं जिनके लिए हम टिकट कराते हैं, जो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाती हैं या एक से ज़्यादा डेस्टिनेशन जाती हैं, जिनका जो टाइम है, जो शेड्यूल है वो फिक्स्ड है और जो जनरल पब्लिक है उसके लिए ये अवेलेबल होता है। And the regulatory requirements for these services are provided under Rule 134 Part 13 of the Aircraft Rules 1937 and the Civil Aviation Requirement Section Part 3. And the eligibility criteria required for commencing operations for scheduled air transport services are that a person should be citizen of India, और जो कंपनी या फिर बॉडी कॉरपोरेट है इट शुड बी रजिस्टर्ड एंड हैज़ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया, जिसका जो चेयरमैन है एंड एटलीस्ट 2/3 ऑफ इट्स डायरेक्टर्स आर इंडियन सिटीजन्स एंड हुज सब्सटेंशियल ओनरशिप एंड इफेक्टिव कंट्रोल इज वेस्टेड इन इंडियन नेशनल। अगर हम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट की बात करें तो जो एयरलाइंस हैं ऑपरेटिंग विद एयरक्राफ्ट ऑफ टेक ऑफ मास अप टू 40,000 kgs, उसके अंदर 5 एयरक्राफ्ट हो सकते हैं जो कि 50 करोड़ के हों एंड फॉर एवरी एडिशन ऑफ 5 एयरक्राफ्ट एडिशनल 20 करोड़ रुपीज़ इज़ रिक्वायर्ड। और वो एयरलाइंस हु आर ऑपरेटिंग विद एयरक्राफ्ट ऑफ टेक ऑफ मास एक्सीडिंग 40,000 kgs, दे कैन हैव अप टू 5 aircrafts of rupees 20 crores and for every additional 5 aircraft additional 10 crore rupees is required। अब हम बात करेंगे नॉन शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है चार्टर प्लेन्स, क्योंकि ये शेड्यूल नहीं है, जनरल पब्लिक को अवेलेबल नहीं है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है कि इस टाइम से इस टाइम तक जो एयरक्राफ्ट है वो ऑपरेट करता है। जब भी नीड होती है उसके हिसाब से वो ऑपरेट करता है और इसको हम चार्टर प्लेन्स के नाम से जानते हैं। चार्टर प्लेन्स के थ्रू ये ऑपरेट करता है। द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड अंडर रूल 135 पार्ट 13 ऑफ द एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 एंड द सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट सेक्शन 3 पार्ट 3।
इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबसे पहले तो वो पर्सन इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, जो कंपनी या फिर बॉडी कॉरपोरेट है इट शुड बी रजिस्टर्ड एंड हैज़ इट्स प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया। इसके जो चेयरमैन है एंड एटलीस्ट 2/3 ऑफ इट्स डायरेक्टर्स आर इंडियन सिटीजन्स एंड हुज सब्सटेंशियल ओनरशिप एंड इफेक्टिव कंट्रोल इज वेस्टेड इन द इंडियन नेशनल। अगर हम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट की बात करें तो अप टू 2 एयरप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स जिनकी जो कीमत है वो 2 करोड़ रुपए हो, 3 to 5 एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स अप टू ₹5 करोड़, 6 to 10 एयरप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स हैं तो उनकी जो रेट है वो 10 करोड़ होनी चाहिए। एंड इन केस देर आर मोर देन 10 एयरप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स देन इन दैट केस द रिक्वायर्ड कैपिटल इज़ 15 करोड़। अब हम बात करेंगे कार्गो सर्विसेज की। इसके अंदर पैसेंजर्स जो हैं वो अलाउड नहीं होते, वो सिर्फ सामान इधर से उधर ले जाने के काम आता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्गो एंड मेल्स उसी के लिए ये यूज़ में आता है। Part 4 of the CAR deals with the specific registration and compliance requirements for operation of cargo services both within and outside India. अगर हम इसकी eligibility criteria की बात करें then again the person should be Indian citizen, a group of Indian nationals या फिर ट्रस्ट सोसाइटी जो कि रजिस्टर्ड है अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट वो इसे स्टार्ट कर सकती है, नॉन रेजिडेंट इंडियन या फिर ओवरसीज कॉरपोरेट बॉडीज़ और कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट हैविंग इट्स प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया एंड विद और विदाउट फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन or the central government or a state government or an undertaking owned or controlled by either the state governments. इसके अंदर जो पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड है इट शुड बी सर्टिफाइड बाय द बैंकर और चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड शुड नॉट बी लेस देन 1 करोड़ रुपीज़। अब हम बात करेंगे पूरे प्रोसीजर की कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना होगा, कैसे एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होगी, किसे वो एप्लीकेशन फ़ाइल करके देनी होगी ताकि आप अपना एयरलाइंस का बिजनेस स्टार्ट कर सकें। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होगी टू ऑब्टेन द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द DGCA अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस एंड डॉक्यूमेंट्स जैसे कि ड्राफ्ट सिक्योरिटी मॉडल, composition of the board of directors, certificate from CA, feasibility report, ownership pattern, ह्यूमन रिसोर्स एंड मेंटेनेंस सपोर्ट। इसके बाद जो एप्लीकेंट है उसे नेसेसरी इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ेगी फॉर इम्पोर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट एंड ऑल दिस थिंग्स शुड कंप्लाई विद ऑल द मैंडेटरी एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव्स एंड सेटिस्फाई द DGCA कि ये जो सारे इक्विपमेंट्स हैं इट इज़ इंस्टॉल्ड एज पर द प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस। जो भी सामान आप ला रहे हो, जो भी एयरक्राफ्ट है, जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ये जो गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग है। DGCA ने जो भी गाइडलाइंस हमें बताई हैं उसके अकॉर्डिंग है। उसके बाद एप्लीकेंट को ध्यान में रखना होगा कि जो भी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब पूरी गई हैं। जो भी चीज़ें रूट डिस्पर्सल गाइडलाइंस के अंदर जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, जो भी गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं वो सब कुछ फॉलो की गई हैं। और जब ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसे आप कंप्लीट कर देते हो तो इसी को हम प्री एप्लीकेशन फेस कहते हैं। इसके बाद जो है जो एप्लीकेंट है वो सबमिट कर सकता है एक फॉर्मल एप्लीकेशन फॉर अवेलिंग द एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट परमिट। और ये जो एप्लीकेशन है इट शुड कंटेन पर्टिकुलर्स ऑफ द एयरक्राफ्ट, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एयरवर्दीनेस ऑफ द एयरक्राफ्ट, details of the organization that will undertake maintenance of the aircrafts, details of licenses of pilots and engineers and comprehensive insurance policies which will cover passengers and other risks and financing pattern of leasing or obtaining aircrafts. ये सारा का सारा प्रोसीजर पूरा करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट नहीं करेंगे उससे पहले आप जो है अपनी एयरलाइंस, खुद की एयरलाइन स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ये सारे अप्रूवल्स जो हैं वो बहुत ही ज़रूरी है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द जनरल लॉज विच आर एप्लीकेबल ऑन दिस एविएशन इंडस्ट्री। इसमें सबसे पहला होता है इनकॉर्पोरेशन अंडर द कंपनीज एक्ट। इसके अंदर आपको ई फॉर्म स्पाइस प्लस जो है वो सबमिट करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी अलॉन्ग विद द डिटेल्स ऑफ द डायरेक्टर्स, सब्सक्राइबर्स एंड रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। नेक्स्ट इज़ इनकम टैक्स परमानेंट अकाउंट नंबर जिसे हम पैन नंबर के नाम से भी जानते हैं। और इसके साथ साथ टैक्स डिडक्शन और कलेक्शन अकाउंट नंबर भी जो है आपको बताना पड़ेगा। देन यू शुड हैव रजिस्ट्रेशन अंडर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स विच इज़ GST, रजिस्ट्रेशन अंडर लेबर लॉज लाइक एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड,
professional tax, shops and establishments. Then registrations or intimations to the Pollution Control Board are required under the applicable environmental laws and aircraft rules. So अब आप समझ गए होंगे कि कोई भी एयरलाइन स्टार्ट करने से पहले कितने सारे रेगुलेशंस हैं, डायरेक्शंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको पूरी करनी होगी. I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.